भाई स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ भैया। यस सर, चलो विजिबल। चलो। तो कल मैंने यार थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछने चाहिए ना वैसे तो, थोड़ा सा पता चल जाएगा कि कितना किस या कितना पूछ कितना लो याद भैया, है सबको, क्यों? पूछ लो तो पूछ लो। सबसे पहले एक चीज पूछते हैं। एक चीज मैंने बताई थी, तो दो टास्क बताए थे मैंने कंपाइलर के, तो कौन बताएगा? एक तो चलो मैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। चलो एक तुमने बता दिया, अब दूसरा कोई और बताएगा। चेक यू को ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कंपाइलर। हाँ, ह्यूमन लैंग्वेज हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में, या फिर वही हाई लेवल का मतलब ह्यूमन हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है ह्यूमन लैंग्वेज जी, एक तरीके से। और दूसरा टास्क क्या है? दूसरा टास्क कोई तो बोल रहा था बीच में। चेक योर कोड सिंटैक्स। दूसरा टास्क क्या है कंपाइलर का? हाँ सही है, चेक चेक। सिंटेक्स, चलो सही है यार। अच्छा चलो, अब एक सवाल ये है, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। तो क्या इसमें ये जो आइडेंटिफायर है वो सही लिखा है? और अगर सही लिखा है तो ठीक, गलत लिखा है तो क्यों लिखा है? भैया गलत लिखा है ये, वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता कोई। सही है, सही है। और किसी को कुछ कहना है इसके लिए? चलो एक बंदे ने बोला है कि नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता, किसी और का कोई पॉइंट इस पे, आइडेंटिफायर पे? मनमोहन, आप कुछ बोलना सी चाहोगे? के रूल्स सी के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। सी के रूल्स फॉलो नहीं कर रहा? अच्छा, कौन सा रूल फॉलो नहीं कर रहा? सबको डिफाइन करना पड़ेगा, प्री डिफाइंड यूज करने पड़ेंगे सब। हाँ, प्री डिफाइंड फंक्शंस। क्या प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज करने पड़ेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा लग रहा है आपको कंफ्यूजन हो गया। चलो एक चीज पता चली, ये मैं किसके क्लियर लिए कर पूछ दूंगा। रहे हो आप? देखो इसमें मैं ये पूछ रहा हूँ कि इतने में तुम्हारे को कोई गलती दिख रही है? ये मैंने एक फंक्शन बनाया है, ये समझ लो कि ये लाइब्रेरी वगैरह सब लगी हुई है उसमें, ठीक है, मेन फंक्शन भी है, सब है। मैंने बस एक फंक्शन और ऐड किया है इतने पार्ट में। अगर हम सोचें तो सी में क्या इशू हो सकता है? नो सर, कोई इशू नहीं है इसमें। वर्ड जोड़ दिया सर आपने पहले। कोई इशू नहीं है, एक और बोला। चलो चलो। तो यार एक इशू है जो मैंने तुम्हें बताया था, आइडेंटिफायर का एक इशू है। ठीक है, फंक्शन का जो नाम हमने दिया है ना, तो अगर तुम लोग याद करो तो मैंने तुम्हारे को कुछ रूल्स बताए थे कल। क्या? ये आइडेंटिफायर है बट ये आइडेंटिफायर नहीं है, ये भी आइडेंटिफायर है, ये भी आइडेंटिफायर है। ठीक है, तो फंक्शंस के जो भी नाम है या वेरिएबल्स के कोई भी नाम है, ठीक है, तो वो उनको हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। और यहाँ पे ये जो फंक्शन का नाम है वो है 999 एडिशन। जो 999 एडिशन हमारा एक रूल वॉयलेट कर रहा है आइडेंटिफायर्स का, वो रूल क्या है?
कि नंबर्स पहले नहीं आएंगे। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है यस सर। गाइस? हाँ Yes, या ना? sir. चलो हाँ भैया क्लियर है। अच्छा, ये सर एक बार वापस अभी जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, अभी जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं पिक करूंगा, ठीक है, सर, तो वो बंदा please मुझे एक बार आंसर देगा। मेरे को ऐसे इंटरेक्टिव सेशंस करने में अच्छा लगता है। ठीक है, सर एक बार वापस बताना वो जो अभी था। ये आइडेंटिफायर वाला। हाँ सर। तो ये क्या मनमोहन है ना? तो यस सर। देखो यार, जिसका भी ये क्वेश्चन था, तो कल मैंने बताया था कि आइडेंटिफायर्स में हम लोग कुछ रूल्स फॉलो करते हैं। सबसे पहला एक रूल होता है कि देखो, अगर कैपिटल अपर केसिंग और लोअर केसिंग में डिफरेंस होता है, तो मतलब अगर तुमने कैपिटल आर से राघव लिखा है या फिर स्मॉल आर से राघव लिखा है, तो ये दो अलग अलग आइडेंटिफायर्स होंगे। ठीक है, ओके। एंड उसके बाद एक होता है कि तुम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। इसके आगे मैं लिख देता हूं, तुम आइडेंटिफायर्स को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तुम्हारे को कोई या तो पहले वर्ड देना ही पड़ेगा, उसके बाद तुम नंबर्स लिख लो, या फिर बीच में नंबर्स डाल दो, या फिर अंडरस्कोर भी बीच में डाल सकते हो। ये सारे आइडेंटिफायर्स हैं, बट जो भी आइडेंटिफायर ये नंबर से पहले स्टार्ट कर रहे हो, वो स्टार्ट हो रहा है, दैट इज नॉट कॉल्ड एन आइडेंटिफायर, कोई भी ऐसा वर्ड। और यहाँ पे क्या कर रहा था मैं नीचे, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन का नाम दिया था। तो आइडेंटिफायर्स हम लोग यूज कहाँ करते हैं? या तो वेरिएबल के नाम के लिए यूज करते हैं, या तो फंक्शन के नाम के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो फंक्शन का नाम दिया था वो था 999 एडिशन। तो यहाँ पे मैंने आइडेंटिफायर का एक रूल वॉयलेट कर दिया। क्या वॉयलेट किया? ये वॉयलेट किया कि मैंने नंबर्स पहले लिखे हैं और उसके बाद वर्ड लिखा है, तो वो आइडेंटिफायर नहीं होगा। ठीक है, आपको एक्सेप्शन देना चाहिए। चलो, अभी समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है। ओके चलो, अभी जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वो मैं पॉइंट आउट करूंगा, सबसे पूछूंगा, एंड सबको आंसर देना है अपना। तो ठीक है, गाइज ये सारी चीजें जो मैंने लाइन नंबर 55 पे लिखी है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आप पता है, आप एप्टीट्यूड में देने जाओगे तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये ध्यान से देखना। लाइन नंबर 55 पे मैंने जितने भी कैरेक्टर्स लिखे हैं, जितनी भी चीजें लिखी हैं, इनको हम क्या बोल सकते हैं? ऑप्शंस दे सकता हूं मैं, और लेकिन ऑप्शन से बहुत आसान हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं। देखो किससे पूछा जाए? युवराज बताओगे कि लाइन नंबर 55 पे ये जो मैंने लिखा है, वो उनको हम क्या बोल सकते हैं? कि ऑप्शंस चाहिए। हेलो, कोई चैट पे लिख रहा है कुछ? जाट क्या बोल रहे हो? बताओ भाई, क्या बोल सकते हैं? फंक्शंस बोल सकते हैं। फंक्शन। चलो चलो, एक आंसर आया फंक्शन। मैं ऑप्शन दे देता हूँ। एक मैं बोल सकता हूँ टोकन्स, एक मैं बोल सकता हूँ आइडेंटिफाई। वही मैं बोल रहा था कि जब जैसे ही मैंने ऑप्शन देता, सब आंसर कर देते इसको, इसीलिए मैं दे नहीं रहा था।
तो ये एक तरीके से FIB में अगर आया तो याद रखना, देखो फंक्शंस भी नहीं देखो फंक्शंस इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि क्या मैंने कहीं पे भी आइडेंटिफायर में पढ़ाते टाइम तुमको बताया कि हम लोग ब्रैकेट्स वगैरह यूज कर सकते हैं आइडेंटिफायर्स के टाइम पे, या फिर मैंने कभी तुम्हारे को ऐसा बताया कि फंक्शन के साथ ये क्रोकोडाइल वाला जो ब्रैकेट होता है ये लगता है? नहीं। या मैंने तुम्हें बताया कि फंक्शन के साथ कभी हैश करता है? तो टोकन्स इज द राइट आंसर, ठीक है, ये चीज याद। चलो यार, क्वेश्चंस हो गए बेसिकली, जितने थोड़े बहुत क्वेश्चंस बन सकते थे हो गए। आज आज का मैं एक जिस्ट दे देता हूँ कि सबसे पहले हम लोग एक इंटीजर डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद फ्लोटिंग डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद वॉइड के टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफायर्स एंड एस्केप सीक्वेंस पढ़ेंगे। तो मेरा टारगेट एस्केप सीक्वेंस के बाद भी ऑपरेटर्स में भी है कि ऑपरेटर भी पढ़ाऊं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हम लोग कितनी जल्दी ये सारी चीजें ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग एक अच्छी पेस में भी रहें और सबको समझ में भी आए। चलो, तो कल मैंने कितने टाइप के डेटा टाइप्स बताए थे? सबसे पहले तो ये बताओ कितने टाइप के डेटा टाइप्स बोले थे? इसके लिए तो डेटा टाइप्स मैंने कितने टाइप के बताए थे? चलो मैंने ये बताए थे, मैंने ये बताया था 4 टाइप के डेटा टाइप्स है। डबल इंट फ्लोट कैरेक्टर डबल। मैंने इंट फ्लोट कैरेक्टर और डबल आज पढ़ाना है मनमोहन। सर ये डेटा टाइप मैंने तुम्हारे को डेटा टाइप्स ई के अंदर पूछा था। हाँ होते हैं, मैं तुमको गलत नहीं बोल रहा, ये मैं आज पढ़ाऊंगा। लेकिन कल की क्लास में अगर ध्यान करो तो मैंने कल की क्लास में मनमोहन मैंने तुम्हारे को शायद 3 डेटा टाइप्स जो थे वो पढ़ाए थे। एक था बताए थे, पढ़ाए भी नहीं थे, बताए थे। एक था अरिथमेटिक टाइप वाला, एक था वॉइड वाला, एक था एन्यूमरेटेड वाला, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला। याद आया एग्जांपल? यस सर, जो मैंने कल बताया था। यस तो मैं उनकी बात कर रहा था। तुमने भी जो बताया वो गलत नहीं है, वो डेटा टाइप्स हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली इनकी बात कर रहा था। और एक और था डिराइव्ड डेटा टाइप्स, जिसमें एरे, पॉइंटर्स और ये सब था, जो मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे को बाद में पढ़ाऊं, ठीक है। तो यार सबसे पहले आ जाते हैं इंटीजर डेटा टाइप्स पे, ठीक है। चलो, तो इंटीजर डेटा टाइप्स में ना एक तरीके से ये समझ लो कि तुम्हारे को 3 ही चीजें पढ़नी है इस लिस्ट में, 3 चीजें पढ़नी और उनका स्टोरेज साइज समझना। एक है उसमें कैर का, एक है उसमें इंटीजर का। अनसाइंड इंट और साइन इंट ये सब अभी मत पढ़ो, सिर्फ इंट, कैर एंड एक आएगा लॉन्ग। ये 3 चीजें हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यार कैर 1 बाइट का होता है। ये सबको पता है कि 1 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? एक 127 से 128। अबे बहुत स्मार्ट आंसर है बेटा, रेंज नहीं पढ़ना है। मैं 1 बाइट में बिट्स पूछ रहा हूँ। तुम्हारे लैपटॉप में 8 बिट्स होंगी या 32 बिट्स होंगी या 64 बिट्स होंगी। 8 तुम पूछ रहे हैं 1 बाइट में 8 बिट होती है सर। 8 बिट होती है 1 बाइट में। नहीं, गलत है, 1 नहीं होती, 4 होती होंगी सर। फिर गलत है। 8 परफेक्ट सही है सर। नहीं बेटा, अच्छा दूसरों को भी मौका दो, कोई बात नहीं, दूसरों को भी मौका दो। अब गलत बता ही दियो। कोई और गेस करना चाहेगा?
तो यार एक ये 0.924 पॉइंट नोट कर लो, ये भी एक बाइट में 1024 बिट 8 बिट्स होती है। ना 1024 होती है, ना 64 होती है, ना 32, ना 2, ना 1, 8 होती है। ठीक है। और किसी को अगर इसमें डाउट हो रहा है कि कैसे होती है, तो वो फिर क्लास के बाद समझे मेरे से। तो एक कैरेक्टर हमारा एक बाइट का होता है। जब भी तुम एक वेरिएबल लिखते हो, कैरेक्टर का वेरिएबल डिफाइन करते हो या फिर कैरेक्टर का फंक्शन बनाते हो, तो उसका जो भी स्पेस होता है आपके मेमोरी के अंदर, वो 1 बाइट का स्पेस लेता है। सिमिलरली इंटीजर के साथ है। इंटीजर डिपेंड करता है, देखो 2 बाइट्स और 4 बाइट्स लिखा हुआ है, तो 2 बाइट्स और 4 बाइट्स क्यों लिखा हुआ है, इसका रीजन है। तो आप लोग ने ये सुना है कि अपने जिन जिन के पास लैपटॉप्स है, वो एक चीज चेक करें कि उनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है, वो 32 बिट का है या 64 बिट्स का है। 64 बिट्स तक। ये चीज चेक करो। जो आज के लैपटॉप जो बन रहे हैं अराउंड 2013 के बाद से, जो भी लैपटॉप बन रहे हैं सब 64 बिट्स के ही बन रहे हैं। ठीक है। उससे पहले 32 बिट्स के भी अवेलेबल थे। तो जब आपका 32 बिट्स का लैपटॉप होता है, तो इंटीजर का साइज 2 बाइट्स का होता है। जब आपका 64 बिट्स का लैपटॉप है, तो इंटीजर का भी जो साइज होता है वो 4 बाइट्स का होता है। ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई सबको। अब आते हैं लॉन्ग का। लॉन्ग का देखो 8 बाइट्स का होता है 64 बिट लैप ओएस में, और 4 बाइट्स हो जाता है 32 बिट वाले में। इतनी चीजें बस मेरे को इंटीजर में बतानी थी। अब आज का एक्साइटिंग चीज ये है कि आज हम लोग अपना पहला कोड लिखते हैं। ठीक है। हम सब मैं भी लिखूंगा, आप लोग देखते रहना, हम सब साथ में लिखेंगे। ठीक है। तो यार मैंने तुम्हारे को एक चीज बताई, इंटीजर को लिखना होता है तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं इंट। इंटीजर का कोई वेरिएबल लिखना है, उसके लिए हम लोग लिखते हैं इंट। अब वेरिएबल क्या है? अच्छा, वेरिएबल सबसे पहले कोई मुझे बताएगा कि मैथ्स में वेरिएबल किस चीज को कहते हैं? जिसकी वैल्यू चेंज करी जा सके। हाँ, एग्जैक्टली। तो सी में भी वही मतलब है, सी में भी वही मतलब है। अब आप वेरिएबल का भी जो नाम होता है वो एक आइडेंटिफायर है, तो आप कुछ भी लिख सकते। तो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने ए के नाम से। ठीक है। तो ये मैंने एक इंटीजर का वेरिएबल बना दिया, ऐसे बनता है। और उसके बाद मैंने लाइन एंड कर दी, सेमीकोलन लगा दिया। अब एक चीज और भी कर सकता हूँ, उसमें मैंने 10 वैल्यू भी डाल दी थी। अब मैंने एक बनाया कैरेक्टर का वेरिएबल, कैर सी। उसके अंदर मैं एक ही कैरेक्टर डालूंगा, डी। तो यार ये चीज याद रखना, कैर का तुम जो भी वेरिएबल बनाते हो, कैर डेटा टाइप का, तो उसमें एक ही कैरेक्टर जा सकता है। ठीक है। अभी मैं और भी थोड़े से चेंजेस करके इसमें दिखाऊंगा, इसमें तो ज्यादा समझ में भी आएगा। और एक मैं बनाता हूं लॉन्ग का। लॉन्ग का मैंने बनाया डी, या डी नहीं लिखते, के का, के इक्वल टू 1000 कर दिया। चलो ठीक है। तो मैंने एक प्रिंटफ किया। प्रिंटफ में मैंने परसेंटेज डी दिया। ठीक है। और उसके आगे मैंने लगाया ए। प्रिंटफ और मैंने परसेंटेज सी किया, और उसके लिए मैंने लिखा सी, और यहाँ पे एक के आएगा, वो होता है परसेंटेज एलएफ।
तो यार अभी तक किसी को कोई इस कोड में कोई इशू है क्या? मेरे को एक चीज बताओ, इस कोड में कोई इशू दिख रहा है किसी को कि मैं कोई चीज मिस कर गया हूं, या फिर कोई चीज परसेंट कोई चीज है जो LF कंपाइलर इशू फेंक देगा? LF का मतलब क्या सर? परसेंट वो हाँ, वो चीज इनको हम बोलते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। वो चीज मैं तुम्हें अभी बताऊंगा, तो उस चीज पे ध्यान ना दो। बस इन डेटा टाइप्स के बाद वही चीज फॉर्मेट स्पेसिफायर्स ही आएंगे बताने। उसके अलावा प्रिंटफ में कोई गलती नहीं है, प्रिंटफ में कोई गलती नहीं है। फिर एक इतना मैं बता दे रहा हूँ, सेमीकोलन जितना मैंने तुम लोग को समझाया है वहां पे कुछ गलती है। कैरेक्टर पे सेमीकोलन। सेमीकोलन मिसिंग है, वेरी गुड। अब मैं एक काम करता हूँ, कमांड Z करता हूँ। तो मैंने जानबूझ के एक सेमीकोलन हटाया हुआ था ताकि तुम लोग पकड़ लो। चलो, और कोई गलती तो नहीं दिख रही है? बाकी सब सही है? चलो, अच्छी चीज है, सही है। तो फिर रन करते हैं। अभी सिर्फ आउटपुट्स पे ध्यान देंगे, थोड़ी देर के लिए सिर्फ आउटपुट्स क्या आ रहे हैं उस पे ध्यान देंगे। %d आया है, C आया है। फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने डबल का लिख दिया, क्या लॉन्ग का क्या था? li था, ये lf डबल का है। सॉरी गाइज, एक गलती मैंने कर दी। ये lf मैंने डबल का लिख दिया था। li ले लो इसको, या फिर एक इसको अलग ही प्रिंटफ में भी लिखा जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो देखो अभी क्या हुआ, स्पेसिंग थोड़ा सा मैटर कर गया। स्पेस यहाँ पे दे देंगे तो अभी आउटपुट हमारा स्पेस के साथ भी आ जाएगा। तो देखो %d मैंने जब इंटीजर प्रिंट कराया उसके लिए मैंने %d यूज करा है, %c कैरेक्टर के लिए यूज किया है, %li लॉन्ग के लिए यूज किया है। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर्स कहते हैं, अभी पढ़ाऊंगा। लेकिन तुम लोग ने आउटपुट देखा, इंटीजर भी प्रिंट हुआ है, डी भी प्रिंट हुआ है, 1000 भी प्रिंट हुआ है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करना सब सीख गए कि ये सिंपल सा एक वो कोड था जो कि मैं तुम लोग को शेयर भी कर दूंगा, या फिर लिख लो अपने अपने कॉपीज में। ये सिंपल सा एक कोड था जिसमें वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। ऐसे वेरिएबल डिक्लेरेशन किया जाता है, इंटीजर का, कैरेक्टर का, लॉन्ग का। तो एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना मैं कोड लिख छाप देता हूँ और तुम लोग को इसका लिंक दे देता हूँ। तो तुम लोग, ठीक है, तो तुम लोग ये लिंक एक्सेस कर सकते हो। इस लिंक में जितना भी डाटा है तुम लोग कॉपी करके स्टोर कर लेना, बिकॉज ये सिर्फ 24 आवर्स के लिए सेशन रहता है इसका, कोड शेयर का। ठीक है, तो ये कोड चाहो तो तुम लोग अपने अपकमिंग टास्क के लिए वो रख सकते हो, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हो। अब थोड़ी सी ना एक चीजें और समझते हैं। मुझे ना सिर्फ अभी कैरेक्टर से मतलब है कि कैरेक्टर के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो अभी मैंने सिर्फ यहाँ पे डी दिया था, अब मैं DCF करता हूँ तो देखते हैं कि आउटपुट क्या आना चाहिए। कंपाइलेशन हुआ, रनिंग हुआ, कुछ नोटिस किया आप लोगों ने? आउटपुट क्या आया? मैंने DCF दिया था बट आउटपुट क्या मिला हम लोगों को? F। तो ये चीज याद रखो, कैरेक्टर में सिर्फ जब भी आप कैरेक्टर लोगे सिर्फ एक ही कैरेक्टर रहेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई सबको? किसी ने प्रेजेंट
किसी ने प्रेजेंटिंग बंद कर दिया था क्या प्रिंस? हेलो हाँ जी सर। यार कम से कम पढ़ाने तो दो, इतना बुरा पढ़ा रहे हो क्या? मेरे नो मेरी सर, स्क्रीन ही नो। लेके चले जा रहे हो तुम। नो यार सर। मेरी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दी तुमने। मैंने सोचा शायद तुम बोल रहे हो कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, इसको कुछ नहीं आता है। ऐसा तो नहीं था। नो चलो नो सर। चलो अच्छा, मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? यस यस सर। सर यस। चलो ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई कैरेक्टर की, कि हम लोग सिर्फ कैरेक्टर में एक ही कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, गाइस। यस सर। ये चीज क्लियर हो गई सबको कि कैरेक्टर में हम लोग एक ही कैरेक्टर ले सकते हैं। यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन बनता है कि इंटीजर में, जब हमारे पास इंटीजर था तो लॉन्ग की नीड क्यों पड़ी? तो लॉन्ग की नीड क्यों पड़ी, ये भी हम लोग कोड के थ्रू समझते हैं। तो ये अराउंड 11 डिजिट्स का नंबर है। देखें ये प्रिंट होता है इंटीजर में रनिंग। देखो मैंने इनपुट क्या दिया था? मैंने ए के अंदर इनपुट क्या दिया था? ये 9999999 दिया था। 11 ये 11 डिजिट्स का नंबर था जिसमें सारे के सारे 9 थे, है ना? यस सर। बट हमको आउटपुट क्या आ रहा है? कोई एक गार्बेज वैल्यू आ रही है। गार्बेज वैल्यू का मतलब एक ऐसी वैल्यू जो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे कि क्यों आ रही है, तो उसको हम गार्बेज वैल्यू बोलते हैं। तो एक बात बताओ, ये गार्बेज वैल्यू आ रही है? यस सर। यस सर। तो हाँ, ऐसा इसलिए होता है कि यार देखो, साथ में मैंने, जब मैं तुम्हारे को इंट लॉन्ग और ये पढ़ा रहा था कैर, तो मैंने उनकी एक रेंज भी दी हुई थी। तो हमारा ये जो 64 बिट वाला कंप्यूटर है ना, ये इतनी ही रेंज ले पाता है इंटीजर की। माइनस बहुत बड़ा नंबर है वैसे तो, लेकिन ये इतनी ही रेंज ले पाता है अभी उस। और जब लॉन्ग आता है तो लॉन्ग उससे बड़ी रेंज पे एक्सेप्ट करता है वैल्यूज। तो इस वजह से इंटीजर और लॉन्ग का हमारे को नीड पड़ती है। ठीक है, तो अभी सेम ही कोड पे अब देखो कि मैं क्या करता हूँ, इसको भी ना लॉन्ग कर देता हूँ ए को, परसेंटेज अलग। अब देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। अभी देखा, लॉन्ग ने सबको सही प्रिंट किया होगा, राइट? जो वैल्यू मैं ए के अंदर, ए वेरिएबल के अंदर डाल रहा था, वही लॉन्ग ने प्रिंट की है। यस सर। गाइस कंफ्यूजन हो रहा है क्या? नो सर। नो सर। सबको क्लियर है? सबको क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। तो हम लोग ने वेरिएबल बनाना सीख लिया कि वेरिएबल कैसे बनाते हैं, इंट कैरेक्टर का और लॉन्ग का। हमने ये सीख लिया कि इंटीजर होते हुए लॉन्ग की नीड क्यों थी। हमने कैरेक्टर वाले कैर के लिए हमने ये सीखा है कि वो सिर्फ एक ही कैरेक्टर लेता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें नोट डाउन कर लो आप लोग। और अगर किसी को ये वाला कोड भी चाहिए तो मैं वहीं शेयर कर दे रहा हूँ, कोड शेयर पे ही डाल दे रहा हूँ, तो आप वहां से कॉपी कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट पे। तो फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब तुम्हारे डेसिमल वाले। तो इसमें तुम्हारे को 2 चीजें पढ़ लो, या ये भी लॉन्ग डबल भी पढ़ सकते हो। एक होता है तुम्हारा फ्लोट, अगेन ये 4 बाइट्स का है। ये तुम्हारे को जो प्रिसीजन देता है, प्रिसीजन मतलब डॉट, जो डेसिमल में पॉइंट होता है ना, उसके बाद जो भी वैल्यूज होती है, तो ये अप टू 6 डेसिमल डिजिट्स तुम्हारे को सही वैल्यू देगा।
जो डबल होगा वो अप टू 15 डेसिमल प्लेसेस सही वैल्यूज देगा, और जो लॉन्ग डबल होगा वो अप टू 19 डेसिमल प्लेसेस तक तुम्हारे को वैल्यूज देगा। ठीक है, इसका भी तुम्हारे को फॉर्मेट स्पेसिफायर्स जब बढ़ा दूंगा तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बाद मैं तुम्हारे को इसका कोड करके दिखा दूंगा कि इसके वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो यार वॉइड के बारे में तो मेरे ख्याल से मुझे फंक्शंस जब पढ़ाऊंगा तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे तो मैंने तुम्हारे को एग्जांपल दे दिया था वॉइड का, तो क्या मैं वॉइड दोबारा से समझाऊं या फिर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? आप लोग के ऊपर है। आगे बढ़। सब अग्री कर रहे हैं, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? यस सर। प्रिंस एक बार और क्या बताना है? सर जो आपने पहले बताया था वही दोबारा बता दो। पहले क्या बताया था मैंने बहुत सारी चीजें बता दी है। वाला सर जो आप बता रहे थे, इंट फ्लोट और कैरेक्टर वाला। अच्छा इंट कैरेक्टर फ्लोट वाला बता देता हूँ। तो यार एक ऐसे में ना, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो मैं पीडीएफ की तरफ रहता हूँ, तो माइक को राघव तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही ब्रो। सॉरी, अरे मैं म्यूट पे गया था, सॉरी। ये फ्लोटिंग पॉइंट वाला भी बताना है क्या आपको प्रिंस? यस सर। अच्छा, फ्लोटिंग पॉइंट वाला भी दोबारा बताना है ना सर? जो आप वॉइड वाले से पहले जो बता रहे थे ना प्रोग्रामिंग में, साइज से रिलेटेड जो बता रहे थे ये वाला। अच्छा प्रिंस। यस सर। प्रिंस देखो, इंटीजर में अभी मैं क्या करता हूँ कि ए वेरिएबल पे ध्यान दो, लाइन नंबर 5 पे ध्यान दो। तो मैंने लिखा है इंट ए इक्वल टू एक 11 डिजिट्स का नंबर है जिसमें सारे क्या है, 9 है। 11 डिजिट नंबर जिसमें सारे के सारे नंबर्स 9 है। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो। तो अभी मैंने लाइन नंबर 7 में क्या कर रहा हूँ, लाइन नंबर 7 में मैं उसी इंटीजर वाले को प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग एक बार आउटपुट चेक करते हैं कि क्या आएगा। देखो साथ में देखो आउटपुट क्या आएगा। यस सर। तो ये आउटपुट सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, इतना बताओ पहले। सर सही आ रहा है। यस सर, सही आ रहा है। कैसे सही आ रहा है आउटपुट? सर गार्लिक सर गलत है क्योंकि सर आउटपुट भैया सर वो किसी और को बता रहे हैं। चलो प्रिंस, तुम्हारे को छोड़ दिया, जो दूसरा बंदा जो बोला है यार मुझे उसको पकड़ना है जो सही बोला है कैसे सही आ रहा है ये मुझे समझाओ। चलो एक काम करते हैं, ऐसे समझते हैं। जब मैंने ए की वैल्यू 999 दी, ठीक है, 999 दी ए की वैल्यू, तो मैं आउटपुट देखता हूँ कि क्या आ रहा है। देखो तो आउटपुट क्या आया, 999 आया प्रिंस। ठीक है, यस सर। मैंने क्या किया कि एक वेरिएबल लिया, मैथ्स में क्या करते हैं, एक वेरिएबल लिया, उसमें कोई वैल्यू सेट करी हुई है और उसी वैल्यू को मैंने प्रिंट कर दिया है। ठीक है, ऐसे समझो। तो वो वैल्यू जो मैंने 999 वैल्यू सेट की है और वही प्रिंट कर रहा हूं, तो वही वैल्यू प्रिंट होके आ रही है ना? यस सर। इतना क्लियर है? अब वो क्या करता, अब मैं 11 डिजिट्स की एक वैल्यू सेट करता हूं जिसमें सारे के सारे क्या है, 9 नहीं है। एक 11 डिजिट नंबर सेट करता हूं इस वेरिएबल में। तो अब हम देखते हैं प्रिंट करा के। तो हम लोग जब प्रिंट कराएंगे तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे होंगे प्रिंस? ये कर रहे होंगे कि एक 11 डिजिट नंबर प्रिंट होगा जिसमें सारी जो वैल्यूज होंगी उस नंबर की 9999999 करके होगी, है ना? यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं? यस सर। अब तो देखो अभी क्या आउटपुट आएगा।
तो बताओ सर, क्या अलग ये आ रहा है। सही आउटपुट आया अभी ध्रुव? अलग आ रहा है, गलत आ रहा है ना? यस सर। मैच में तो ऐसा होता नहीं है, मैच को तो हम गलत बोल नहीं सकते, तो हम इसका मतलब हम ही लोग कहीं पे कुछ गलती कर रहे होंगे, राइट? तो वो गलती क्या है प्रिंस, कि जो इंटीजर की रेंज होती है ना, इंटीजर की रेंज, ये यहाँ पे मैंने एक रेंज मेंशन की हुई है, वैल्यू देखो 32 बिट्स के लिए ये -32,768 से लेके 32,767 तक, और 64 बिट्स के लिए ये वाली इतनी बड़ी वैल्यू होती है। तो क्या हुआ, ओके सर। ये 10 डिजिट नंबर है, ये 10 डिजिट नंबर है, ठीक है, और हमने 11 डिजिट नंबर की वैल्यू दे दी थी, तो इंटीजर की तो जो रेंज थी उससे हम बाहर ही चले गए, इसीलिए हमारी जो वैल्यू आ रही थी वहां पे आउटपुट जो हम लोग को मिल रहा था वो एक गार्बेज वैल्यू मिल रही थी। गार्बेज वैल्यू मतलब एक ऐसी वैल्यू जो हमें भी नहीं पता चला कि गार्बेज ही है, एक तरीके से कूड़ा वैल्यू मिल रही थी। इसीलिए प्रिंस क्या होता है कि हम लोग को लॉन्ग का यूज करना पड़ता है, कभी कभार काफी केसेस में लॉन्ग का यूज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो रेंज है ना वो बड़ी होती है। ओके सर। तो लॉन्ग की जो रेंज है वो बड़ी होती है, तो एक क्या होता है, कभी कभी हम लोग इंटीजर के बजाय लॉन्ग यूज करते हैं। तो चलो कोड में चलते हैं। इतना समझ गए कि इंटीजर और लॉन्ग का रेंज का समझ गए ना? यस सर। चलो अब मैंने ध्रुव से बार बार वो कम हो जाता, सॉरी प्रिंस। अभी मैंने लॉन्ग कर दिया, इंटीजर हटा के लॉन्ग कर दिया ए को, ठीक है। अभी एक बार ट्राई करें कि क्या वैल्यू आएगी। अभी वैल्यू आएगी, अभी क्या आएगी वैल्यू, देखते हैं चलो। अरे कहाँ गलती कर दी यार, ये क्यों आ रही है? लॉन्ग ए सही तो है, क्या हो गया? तो फिर से देख, हाँ चल। तो अभी देखो ये प्रिंस की लॉन्ग ए जब मैंने प्रिंट कराया है, ठीक है, तो लॉन्ग ए मैंने जब प्रिंट कराया है तो उसमें क्या वैल्यू आई है? सही वैल्यू आई है या नहीं आई है, तुम खुद बताओ। सर सही वैल्यू आई है। हाँ तो अब समझ गए कि लॉन्ग और इंट का मैं क्या बता रहा था उसमें? यस सर, समझ में आ गया। अब समझ गए लॉन्ग और इंट का क्या? चलो, और अब वो एक बार डेसिमल वाला भी बता देता हूँ, चलो। और कैरेक्टर का एक और चीज बता रहा था। कैरेक्टर का तुम्हारे को समझ में आ गया था कि हम लोग एक ही कैरेक्टर देते हैं कैर में? यस सर, वो तो समझ में आ गया। चलो फिर वो तो सही है। चलो, फ्लोटिंग पॉइंट में क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब होता है प्रिंस हमारे डेसिमल वाले वैल्यूज। तो इसको मैं यहाँ पे एक लिख भी मेंशन ही कर देता हूँ, डेसिमल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो क्या होता है इसमें प्रिंस, हमारे को हमने इंटीजर वैल्यूज तो रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा टाइप्स पढ़ ली, अब हम लोग डेसिमल वैल्यूज रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए डेटा टाइप्स क्या होते हैं? फ्लोट होता है, डबल होता है, लॉन्ग डबल होता है। जिन फ्लोट का साइज 4 बाइट्स है, डबल का साइज 8 बाइट्स है, एंड लॉन्ग डबल का 10 बाइट्स है, ठीक है। ओके सर। और फायदा क्या है? फायदा क्या है कि 6 डेसिमल प्लेसेस प्रेसिजन जो है, फ्लोट हमारे को अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस तक सही वैल्यू देता है। डेसिमल प्लेसेस क्या हुए? डॉट के बाद, डेसिमल में जो पॉइंट होता है उसके बाद जो भी वैल्यूज हैं वो 6 डिजिट्स तक सही देगा, डबल 15 डिजिट्स तक सही देगा, एंड लॉन्ग डबल 19 डिजिट्स तक सही देगा, ठीक है। समझ गए? ओके, यस सर। इतना ही बताया था मैंने उतनी देर में। तो वॉइड वाला मैं पूछ रहा था, वॉइड वाला मैं स्किप कर सकता हूँ?
आप लोग के ऊपर है। यस गाइस वॉइड वाला मैं स्किप कर सकता हूँ क्या? ठीक है सर, चलो सर। चलो। तो यार देखो, वेरिएबल्स लिखना मैंने तुम्हारे को बता दिए हैं, इंटीजर, कैरेक्टर और लॉन्ग के लिए कैसे वेरिएबल्स लिखते हैं ये मैंने तुम्हें बता दिया है। अब आता है बहुत ही मेन चीज पे, जो तुम लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भैया ये आप %C, %D, %LI ये सब क्या लिख रहे हो। तो इनको हम कहते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। फॉर्मेट स्पेसिफायर्स तुम्हारे दो ही जगह इस्तेमाल होता है, एक इनपुट लेते टाइम, एक आउटपुट लेते। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स दो ही जगह तुम्हारे यूज होते हैं, एक इनपुट लेते टाइम, इनपुट हम लोग स्कैनफ से लेते हैं, तो स्कैनफ आज की लास्ट टॉपिक हमारा आज शायद स्कैनफ ही रहेगा, और प्रिंटफ में यूज करते हैं। तो प्रिंटफ तो तुम लोग फिर भी एक तरीके से जानते हो कि आउटपुट देता है। क्या जरूरत होती है फॉर्मेट स्पेसिफायर, वो बताने से पहले एक थोड़ी सी नजर मार लेते हैं कि कौन से डेटा टाइप के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर लगता है। ठीक है, जो तुम्हारा कैरेक्टर के लिए होता है %C यूज होता है, यहाँ पे साइन D यूज होता है। फ्लोट के लिए, फ्लोट मतलब डेसिमल वाले, उसके लिए %F यूज होता है। जो मेन हम लोग ने पढ़े हैं सिर्फ वही फॉर्मेट स्पेसिफायर्स याद रखना है, ज्यादा नहीं रखने, वरना ज्यादा रखोगे तो भूल जाओगे। लॉन्ग के लिए तुम कोई भी यूज कर सकते हो, L, LD, LI, डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर। हर कंपाइलर अलग अलग कॉल करता है। कोई पुराने कंपाइलर्स हो गया तो वो LD लेंगे, कोई नया कंपाइलर बना होगा तो वो L ले लेगा। तो लॉन्ग के लिए इन तीनों में से कोई भी यूज हो जाता है। डबल के लिए LF होता है। ठीक है, लॉन्ग डबल के लिए कैपिटल F, कैपिटल L, F। ठीक है, लॉन्ग डबल के लिए। चलो, और तो कुछ अभी है नहीं। तो एक बार हम लोग ने ये एक बार गो कि फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हम लोग यूज क्यों करते हैं वाया कोड करके। ठीक है, क्योंकि ये जो चीज है वो कोड में ही समझ में आएगी कि क्यों जरूरत पड़ती है। तब तक एक बार और देख लो कि कैरेक्टर के लिए कौन सा यूज हो रहा है, इंटीजर के लिए कौन सा यूज हो रहा है, फ्लोट के लिए कौन सा यूज हो रहा है, डबल लॉन्ग डबल के लिए कौन सा यूज कर रहा है। ठीक है, देख लिया सबने? नहीं, हाँ या ना, देख लिया? यस सर। चलो, अब यार एक चीज बताओ, मैथ्स में कभी डेटा टाइप्स, मैथ्स में तुम्हारे को कैसे पता चलता है कि कोई नंबर मैंने जो लिखा है वो डेसिमल है कि इंटीजर है? पॉइंट या फिर सर कॉम्प्लेक्स उनकी नंबर? वैल्यू से। मैथ्स में उनकी वैल्यू से वेरिएबल लिखा हुआ है। ठीक है, अगर सिर्फ वेरिएबल लिखा हुआ है तो तुम कैसे जज करोगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी? कोई सोच सकता है? मान लो कि एक मैथ्स का क्वेश्चन था। मैथ्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं? तो ऐसे बोलते हैं कि प्रिंस एज वॉज, ऐसे लिख देते 20 years when his father's age was let's say 40 years। ठीक है, तो मैथ्स में इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग ने सबने किए होंगे, मतलब उसके बाद भी काफी बड़ा कुछ कुछ लिखा रहता है, सबने किए होंगे, राइट? यस सर।
चलो, मैं वही मान रहा हूँ कि कम से कम इंजीनियरिंग वाले में आए हो तो इतने किया होगा इतना। तो क्या होता है कि जब तुम ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पढ़ते हो कि इसकी एज 20 इयर्स थी, फादर की एज 40 इयर्स थी, तो तुम अपने आप समझ जाते हो कि जो एज आएगी वो रियल नंबर होगा, राइट? तो ये तुम्हारे माइंड में अपने आप फीड हो जाता है। मतलब अपने आप फीड क्या होता है, या तुम अपने आप रियलाइज कर लेते हो क्वेश्चन पढ़ के कि इसकी रियल वैल्यू आएगी। मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। सी के साथ क्या है यार, सी इतना इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है? सी इज जस्ट अ कोडिंग लैंग्वेज। तो उसको नहीं पता होता कि तुमने कौन सा वेरिएबल किस डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी को नहीं पता होता कि कौन सा डेटा टाइप, कौन सा वेरिएबल किस डेटा टाइप का है। सी को ये चीज नहीं पता कि कौन सा वेरिएबल किस डेटा टाइप का है। तो वो चीज सी को एक्सप्लेन करने के लिए या फिर समझाने के लिए हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज करते हैं, ठीक है? अब मान लो तो मेरे पास यहाँ पे 3 वेरिएबल्स, मेरे पास यहाँ पे ना 3 वेरिएबल्स हैं, कैरेक्टर भी है, लॉन्ग भी है, 4 बोलो, अभी 4 कर दूंगा, डबल का भी एक ले लेता हूँ। 4 वेरिएबल्स हैं, डबल डेसी कर देता हूँ। डेसी जिसकी वैल्यू रखी मैंने 12.2। तो ये 4 वेरिएबल्स में से तुम एक चीज बताओ, अगर मैं इतना लिख दूंगा printf a, तो यार सी को कैसे पता चलेगा कि ये इंटीजर डेटा टाइप का है? तो सी को या फिर तुम्हारे कंपाइलर को या मशीन को ये समझाने के लिए कि ये इंटीजर डेटा टाइप का है, हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? 2 डबल कोट्स दिए हमने, ठीक है? डबल कोट्स के बाद हमने लिखा %d। जब भी %d लिख दिया, हमारा सी क्या समझेगा, उसकी यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू आएगी। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स एक चीज और में काम आता है क्या? ऐसे देखो, देखो अब, और तुमने यहाँ पे %d लगा रखा। फॉर एग्जाम्पल तुमने यहाँ पे %d लगा रखा है, तो सी क्या करेगा? सी जाएगा, ये मैसेज प्रिंट करेगा वैल्यू इक्वल टू ये, और फिर उसके बाद देखेगा अच्छा %d है क्या, तो %d का मतलब यहाँ पे तुम्हारी जो भी वैल्यू वेरिएबल लिखा हुआ है उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो यहाँ प्रिंट करेगा। तो ऐसे सी हमारी वैल्यूज प्रिंट करता है। तो एक बार इसको रन करके देखते हैं कि क्या होता है। दिस इज एन इंटीजर वैल्यू इक्वल टू 99। अब थोड़ी शैतानियां करते हैं कोड के साथ। क्या शैतानियां? कि मैंने %d यहां लिख दिया, बीच में लिख दिया, ठीक है? देखते हैं अब क्या होता है। तो दिस इज एन 99 इंटीजर वैल्यू इक्वल टू। तो ये चीज आपको क्लियर हुई? फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के साथ हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हम लोग एक क्यों लिखते हैं, दूसरा कैसे लिखते हैं। ये 2 चीजें क्लियर हुई सबको? यस सर। मैं इतना बुरा पढ़ा रहा हूँ क्या कि सुला दिया मैंने? यस सर, क्लियर हो गई। इतनी बोरिंग क्लास चल रही है। क्लियर होगी सर। सर समझ में आया। बोर वोर तो नहीं हो रहे हो क्या? बोर वोर तो नहीं हो रहे? इंटरेस्टिंग क्लास नहीं लग रही क्या? सर क्लियर होगी। कहाँ गया जोश? या फिर गालियां दे रहे हो मेरे को क्योंकि वैलेंटाइंस डे पे पढ़ा रहा हूँ, हैं? क्यों, क्या हो गया सबको? तो सर ऐसी बात नहीं। कोई गाली वाली तो नहीं दे रहा ना? सब सही चल रहा है सबका? यप सर। क्या बताए? प्रोग्राम को रन करने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की जरूरत होती है।
देखो, प्रोग्राम को रन करने के लिए प्रिंस फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की जरूरत नहीं होती। ये स्टेटमेंट जो तुम बोल रहे हो ये 100% ट्रू नहीं है। उसका रीजन ये है कि हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम मैंने कल लिखा था, तो याद करो हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता वो स्टेटमेंट। हाँ, लेकिन जब भी तुम कोई वेरिएबल बना रहे हो किसी डेटा टाइप का, तो तुम्हारे को प्रिंट करने के लिए, अगर प्रिंट नहीं कर रहे तो बात ठीक है, या इनपुट नहीं ले रहे तो बात ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे को प्रिंटिंग या इनपुट लेना है, प्रिंटिंग करनी है या फिर इनपुट लेना है, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की नीड होगी। ठीक है सर। अब जैसे मतलब हम थोड़ी सी बोलो बोलो। सर मैं ऐसे बोल रहा था, जैसे हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो उस टाइम तो हमें मतलब फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत तो होती है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। आओ देखते हैं क्यों। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किए हुए, ठीक है। देखो, तो कहने का मतलब ये है प्रिंस कि जब आप प्रिंटफ में, मतलब कि जब आपको आउटपुट देना होता है उस वेरिएबल का, तब फॉर्मेट स्पेसिफायर चाहिए, या फिर उस वेरिएबल में आपको इनपुट लेना है इस चीज का, किसी का यूजर का इनपुट लेना है, तब आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर चाहिए। इनपुट के लिए हम लास्ट की बात करेंगे स्कैनर। जब इनपुट के लिए अभी बात करते हैं, तो आउटपुट में अगर इंटीजर वाला वेरिएबल प्रिंट कराना है, तभी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करोगे। अगर तुम्हारा नीड नहीं वेरिएबल का वो करने का, तो तुम नहीं करोगे। ठीक है, अभी ये चीज क्लियर हो गई? ये अच्छा क्वेश्चन था वैसे। ये सर मैं यही बता रहा था, जैसे हमने इंटीजर ए मैसेज किया होगा। ये सर हो गई सर। अच्छा, इंटीजर ए वाली क्या बात बोल रहे थे, बोलो। सर मैं ये बोल रहा था, जैसे आपने इंटीजर ए आगे 999 लिखा हुआ है, तो अगर उसको प्रिंट कराना है तब तो फॉर्मेट स्पेसिफायर चाहिए ना। मैं खोल देता हूँ। इंटीजर ए 909, हाँ, उसको प्रिंट कराना है तो चाहिए ही चाहिए। उसको प्रिंट कराना है तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, चलो। हाँ जी सर। तो यार एक बार डबल ओबल और लॉन्ग, इन चारों को हम लोग एक साथ प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं, देखे क्या होता है। देखें क्या होता है। लॉन्ग के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर था गाइस, बताओ। LI क्या था, परसेंटेज क्या था? LI LI। चलो, डबल के लिए क्या था, परसेंटेज? LD LF LF। ठीक है, अब एक चीज याद रखना गाइस, क्या, जब तुमने इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया है, सबसे पहले अगर इंटीजर का दिया है तो इंटीजर का ही वेरिएबल लिखो। उसके बाद, अच्छा, किसी ने ये चीज पॉइंट आउट नहीं की कि मैंने कैरेक्टर अलग अलग लिखा है। उसके बाद मैंने कैरेक्टर का दिया हुआ है, ठीक है, तो कैरेक्टर का दिया है तो कैरेक्टर का ही लिखूंगा। उसके बाद मैंने लॉन्ग
तो लॉन्ग के बाद मैंने डबल का दिया है तो डेसी। अभी देखते हैं कि आउटपुट क्या आएगा, देखना। क्या सही आउटपुट आया गाइस? आप लोग देख लो, आउटपुट गलत है तो मुझे बताओ कि कहां से गलत है। किसी को गलत लग रहा है कुछ? यहाँ पे कुछ चीज समझ ना आई हो? सर सही है। हेलो, सही है सर। चलो सही है तो सर। यार थोड़ी बदमाशी करते हैं, थोड़ी बदमाशी करते हैं। क्या बदमाशी? कि यार मैं अब यार देखो, हम लोग है तो लड़के है होते तो हम लोग मतलब बदमाशी, मतलब वर्ड तो कोई और यूज करना था, बट बदमाश से काम चला रहा हूँ। हाँ, खुराफात, हरामी। तो क्या करते हैं, थोड़ी सी खुराफाती करते हैं। जैसे डबल वाले को पहले लिख दिया मैंने, और मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ क्या आता है पहले। चलो देखते हैं क्या आता है। अरे एक मिनट, ऐसे आना नहीं चाहिए था ये यार। ये क्लियर नहीं करता है क्या अपना उसको, कैशे को? एक मिनट है गाइस। ऐसा आना नहीं चाहिए था। हम्म? हम्म, एक एक मिनट रुकना, ऐसा क्यों कर रहा है? सिर्फ पहले दो वाला आके देखते हैं। दो के लिए डेसिमल को हटाया, सी पहले लिख दिया मैंने, और इन दोनों को हटाया। हो क्यों रहा है? तो ये अभी देखो, जो चीज मैं चार से समझाने चाह रहा था, पता नहीं चार से क्यों ये चीज वो वो चीज सही प्रिंट हो रही थी, उसका मुझे देखना पड़ेगा। बट ये देखो, अभी हमारे पास दो डेटा टाइप्स थे, एक इंटीजर था जहाँ और एक करेक्टर था। जहां पे इंटीजर प्रिंट होना था वहां मैंने करेक्टर प्रिंट करा दिया, और जहां करेक्टर प्रिंट होना था वहां मैंने इंटीजर प्रिंट करा दिया। तो देख क्या क्या ये वैल्यूज आनी चाहिए थी? नो सर। वैल्यूज सही आउटपुट आ रहा है? नो सर। नो सर। सही है, ठीक है, चलो। तो ये ऐसा क्यों होता है मैं बता दूंगा, वैसे मैं बता दूंगा कैसा क्यों होता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए कैरेक्टर और इसको भूल जाते हैं, डबल की बात करते हैं। डबल के लिए एलिफ, और मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे डेसी लिखता हूँ। अभी देखते हैं कि क्या खुराफाती हो सकती है इसमें। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। तो एक चीज देख रहे हो यार, ऐसा क्यों हो रहा है कि जब भी मैं डबल वाले को कॉल कर रहा हूं और पोजीशन इंटरचेंज भी कर दे रहा हूं, तो जब भी मैं यहाँ पे वो दो प्रिंट लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, दो प्रिंट लिख देता हूँ। ऐसे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और अभी आउटपुट निकालते हैं। तो यार एक और बेटर कर देते हैं अपना आउटपुट।
ताकि बेटरली क्लियर समझ में आए। तो यार एक चीज बताओ, अभी देखो एक आउटपुट दिख रहा है सबको, आउटपुट दिख रहा है ना यस सर। यस सर, गाइस, आउटपुट दिख रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है। तो यार ये देखो कि डबल वाले केस में जब मैंने printf लिखा तब भी मैंने इंटरचेंज करके वैल्यूज लिखी थी। जब मैंने इंट और कैर के केस में printf लिखा तब भी मैंने वैल्यूज इंटरचेंज करके लिखी थी। तो कैर और जब मैंने कैर वाला printf लिखा है तो उसमें तो वैल्यूज गलत आ रही है। तो कोई किसी को ये चीज आइडिया है क्या? फिर मैं बोलूं कि किसी को कुछ समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? चलो मैं बता देता हूं क्योंकि ये समझ नहीं पाते। क्या होता है गाइस, सी में कैरेक्टर को आप इंटीजर में चेंज कर सकते हो। कैरेक्टर को आप इंटीजर में चेंज कर सकते हो, बट ऐसा केस डबल और इसके इंटीजर के साथ नहीं। डबल और इंटीजर में कन्वर्जन ऐसे आसानी से नहीं हो सकता, मतलब सी खुद से नहीं कर सकता। आपको खुद से कोड लिख के करना पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली जो हम लोग बोलते हैं फोर्स करके चेंज करना पड़ेगा तो होगा। बट कैरेक्टर में और इंटीजर में अपने आप ही सी चेंज कर सकता है, तो आपको कुछ फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको याद भी हो तो मैंने जब कैर पढ़ाया था तो मैंने कैर को इंटीजर का ही पार्ट रखा था, यानी पढ़ाया था। तो ये पॉइंट याद कर लेना कि कैरेक्टर को बिना फोर्स किए हम इंटीजर में चेंज कर सकते हैं एंड इंटीजर को बिना फोर्स किए हम कैरेक्टर में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है? और ये सब ये होता कैसे है? इसको बोलते हैं हम, एक टर्म आता है एस्काई वैल्यूज। एस्काई वैल्यूज क्या होती है? एस्काई वैल्यूज का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये देखो एक तरीके से ये होता है कि कैरेक्टर्स को तुम नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो और नंबर्स को तुम कैरेक्टर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एक ये टेबल है, इसका मैं चाहूंगा कि गाइस तुम सब स्क्रीनशॉट ले लो और दो रेंजेस याद रखना। क्या? 65 से लेके 90 तक। क्या 65 का जो डेसिमल वैल्यू है वो कैरेक्टर में कैपिटल ए होता है और 90 का जो डेसिमल वैल्यू है वो कैरेक्टर में जेड होता है। ठीक है? ऐसे ही 97 का जो डेसिमल वैल्यू है वो कैरेक्टर में स्मॉल ए होता है। तो यहाँ पे मैंने तुमको एक चीज बताई थी कि कैपिटल ए और स्मॉल और हाँ 122 डेसिमल वैल्यू वो कैरेक्टर में स्मॉल जेड की होती है। तो एक चीज सर एक बार वापस से बता दें। जो एस्काई वैल्यूज हैं, एस्काई वैल्यूज मैंने कुछ ज्यादा बताया नहीं, मैंने बस इतना बोला कि दो रेंज याद रखना, ये समझ के रखना। जो तुम्हारी 65 जो डेसिमल नंबर होता है 65, मतलब इंटीजर में 65 जो होगा वो कैरेक्टर में कैपिटल ए रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है? क्योंकि इन दोनों में आपस में कन्वर्जन पॉसिबल है। और ये 65 टू 90 मतलब कैपिटल ABCD से लेके Z तक, तो जो 90 का डेसिमल वैल्यू होगा वो कैपिटल Z रिप्रेजेंट करेगा। और स्मॉल ABCD में क्या है? स्मॉल ABCD स्टार्ट होती है 97 से, तो डेसिमल में 97 मतलब कैरेक्टर में A और एंड कहाँ पे होती है? 122 पे, तो डेसिमल में 122 मतलब Z। तो एक बार कोड पे वापस चलते हैं। शेयर कर ही दो भाई जी, लेकिन अभी अगर गाइस स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो इसका। ठीक है? मैं 1 सेकंड रुक जाता हूँ। ले लिया सर। चलो, सबने ले लिया? बाकी सबने? यस सर, ले लिया। चलो फिर ठीक है। अभी एक चीज देखो,
गाइस ये देखो स्मॉल डी की जो करेक्टर वैल्यू है, ठीक है, उसमें डेसिमल वैल्यू क्या है, स्मॉल डी की डेसिमल वैल्यू क्या है यहाँ पे टेबल में, देख के बताओ। 100. 100। ये चीज सबको क्लियर है कि स्मॉल डी की वैल्यू 100 है, इसमें तो डाउट नहीं है ना? नो सर, कोई डाउट तो यार अगर तुम्हारे को इसमें डाउट हो गया तो मुझे बहुत डाउट, तो मुझे तुम पे बहुत डाउट हो जाएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ एक सामने टेबल से देख रहे हो वैल्यू। अब मैं कोड पे चलता हूँ। तो यार एक चीज देखो, यहाँ पे सी कैरेक्टर सी की वैल्यू क्या डाली हुई थी मैंने, डी डाली हुई थी, और जब वो इंटीजर में प्रिंट हुई है तो वो क्या प्रिंट हुआ है? सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। ओके चलो, अभी क्लियर है क्या मेरी वॉइस? हाँ, अब क्लियर है। हेलो, अभी मेरी वॉइस क्लियर है क्या? हाँ। यस तो सर. मैं कह रहा हूँ कि यार ये देखो कैरेक्टर कैर सी में मैंने क्या, कौन सा कैरेक्टर डाला है, डी का डाला था। यस सर. यस सर. कैर सी Yes. में मैंने डी का कैरेक्टर डाला था नहीं? यस सर. यस सर. यस सर. क्या? हाँ, कहाँ गया? तो यहाँ पे देखो यार, कैर सी का मैंने डाला हुआ है डी का, और जब देखो 100 प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है सर. अब एक काम करते हैं, ए की वैल्यू 90 है, ठीक है, ए की वैल्यू 90 है। टेबल में देखो 90 का वो क्या था, करेक्टर क्या है, 90 का करेक्टर क्या है, कैपिटल जेड है, ठीक है। डेसिमल वैल्यू 90 का मतलब कि इंटीजर वैल्यू 90 का करेक्टर वैल्यू जेड, कैपिटल जेड है। तो अभी हम लोग Yes, एक sir. बार इसको दोबारा से वो करते हैं, रन करके देखते हैं। क्या प्रिंट हुआ? कैपिटल जेड Capital प्रिंट Z, हुआ। 90. यस सर. हाँ यस सर. तो ये चीज समझ में होगी कि इस कैरेक्टर को और इंटीजर को आप आपस में कन्वर्ट कर सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई सबको? Guys, यस सर, clear हो क्लियर गई हो गई. चीज? चलो, क्लियर है. अब यार एक जो थोड़ी सी वेग चीज है, क्या? एलिमेंट्स का यूज करना पड़ेगा। ये सिर्फ प्रिंटएफ के अंदर यूज होती है। जैसे कि अगर तुम्हारे को न्यू लाइन में प्रिंट कराना है तो \n, ये इससे जब ये तुम लिखोगे तो न्यू लाइन में प्रिंट होगा। या फिर तुम्हारे को स्पेस देनी है तो टैब \t कर दिया। तो ये सारे एस्केप सीक्वेंसेस हैं, दिखा देता हूँ एक बार कोड में। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे \n यूज करता हूँ। ये मैंने किया भी था। तो अभी देखना, अभी देखो मेरा पहले आउटपुट एक ही लाइन में आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कि अब कैसे आता है। तो ये देखा आप लोगों ने, \n लगाने से नई लाइन पे आया है मेरा आउटपुट, ठीक है। अगर मैं बोलूं तुम्हारे लोगों से, इस पे एक क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं कि यार बोलूं मैं तुम्हारे से कि एक पैटर्न प्रिंट करना है, ठीक है। पैटर्न आसान होता है लेकिन इसमें नंबर नहीं मिलते। तो हम लोग को ये पैटर्न प्रिंट करना है गाइस, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा,
printf अच्छा पहले मुझे 1 प्रिंट करना है, फिर मैंने न्यू लाइन कर दिया सेमीकोलन। उसके बाद मुझे क्या करना है, डबल कोट्स भी रहेगा। उसके बाद मुझे 1 2 करना है। ये पैटर्न प्रिंट करने का सही तरीका नहीं है, ठीक है ये, लेकिन ये एक तरीका है जिससे तुम अपना प्रैक्टिकल का एक एग्जाम निकाल सकते हो। बहुत से बच्चों ने ये काम करके प्रैक्टिकल का एग्जाम निकाला है। आगे जब फॉर लूप वगैरह पढ़ोगे तो पैटर्न प्रिंट करना सिखा देंगे, वो बहुत इजी होते हैं ये सब चीज। तो देखो अभी एक काम करते हैं, बस एक यूसेज के लिए मैं तुम्हारे को ये चीज समझा रहा हूँ, ये कहीं जाके तुम लोग कर मत आना यार। तो मैं ना अभी कोशिश ये करने वाला हूँ कि देखते हैं कि पैटर्न प्रिंट होता है कि नहीं होता। देखो मैंने क्या बोला था, ये पैटर्न प्रिंट कराना है और कितनी आसानी से प्रिंट करा दिया ना मैंने। देख रहे हो गाइस, मैंने तो कहा था तुमसे ये पैटर्न प्रिंट कराना है, तो मैंने क्या किया, प्रिंट एफ के अंदर पहली लाइन में जो वैल्यू थी वही वैल्यू डाल के न्यू लाइन वाला एस्केप सीक्वेंस डाल दिया, सेकंड लाइन में जो था वो डाल दिया, थर्ड लाइन में जो था वो डाल दिया, ऐसे करते करते पैटर्न प्रिंट कर दिया। तो ये एक तरीके से मतलब यूसेज समझाने के लिए था। तो एस्केप सीक्वेंस जो होते हैं इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। तुम लोग के लिए एक टास्क रहेगा कि इसमें ये क्वेश्चन मार्क तुम लोग एक कोड लिखोगे। चलो एक तरीके से तुम लोग के लिए आज का होमवर्क ये रहेगा, तो ये गाइस ये नोट डाउन कर लो, ये तुम लोग के लिए एक होमवर्क रहेगा ये वाला कोड, कि जिसमें तुम्हारे को क्वेश्चन मार्क प्रिंट कराना होगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का कैरेक्टर प्रिंट कराना होगा और पीडीएफ में आज शेयर कर दूंगा इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क तो तुम लोग अपने आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन मार्क कैसे प्रिंट कराना है। और ये सारे के सारे एस्केप सीक्वेंस में से मतलब एक टैब यूज कर लेना, एक न्यू लाइन वाला यूज कर लेना, एक क्वेश्चन मार्क हो गया, एंड ये सिंगल कोट कैसे प्रिंट कराना है, डबल कोट्स कैसे प्रिंट कराना है, ये भी देख लेना। ठीक है, तो यार अभी आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, देख लेते हैं। तो ऑपरेटर्स, मैथ्स में ऑपरेटर्स किनको कहते हैं, कोई मुझे बता सकता है? भाई लोग सो गए क्या सर? क्या सर? मैथ्स में ऑपरेटर? मैथ्स में ऑपरेटर, मैथ्स में ऑपरेटर किसको बोलते हैं? अरे यार मैथ्स में ऑपरेटर किसको बोलते हैं? तो बहुत सिंपल चीज है यार। अब ये मतलब क्लास प्लस माइनस बता देगा कि ऑपरेटर, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। हाँ वही सब तो है ऑपरेटर्स। तो देखो अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की डेट में, ये मेरे ख्याल से यही लास्ट टॉपिक रहेगा आज का, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, तो देखो अभी देखो हम लोग ने आइडेंटिफायर सीख लिया, टोकन सीख लिए, वेरिएबल का नाम लिखना सीख लिया, डेटा टाइप सीख लिए कि अच्छा ऐसे वेरिएबल लिखते हैं, प्रिंट कराना सीख लिया। अब हम लोग क्या है, ऑपरेशंस पे जाना शुरू कर, सिंपल बेसिक मैथ्स के ऑपरेशन, प्लस मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो इसमें मुझे ना जो समझाना है वो लास्ट के 2 ऑपरेटर्स हैं जिनमें बहुत मेहनत लगेगी समझाने में। है और तुम लोग सबका मैथ, तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन
और ये मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर का मतलब कि ये तुम्हारे को रिमाइंडर देगा। डी मॉड्यूलस ए का मतलब ये तुम्हारे को रिमाइंडर मिलेगा। ये सारे ऑपरेटर्स मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 5 ऑपरेटर्स में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है। फॉर योर हेल्प मैं एक कोड भी लिखूंगा इसका, और कुछ कोड्स आपको वो करने को दूंगा, होमवर्क के लिए दूंगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक एडिशन का कोड करते हैं आज सबसे पहले, ठीक है। तो मैं सिंपल ही कर रहा हूँ, मैं 2 वेरिएबल्स ले रहा हूँ, एक इंट ए जिसमें मैंने वैल्यू रखी 10 और एक ले रहा हूँ बी जिसमें मैंने वैल्यू रखी 90। गाइस ये भी एक तरीका होता है 2 वेरिएबल्स को एक साथ डिफाइन करने का। ये भी चीज देख लो। सी से नहीं, सम से रखता, ठीक है। तो सम इज इक्वल टू ए प्लस बी किया मैंने, उसके बाद मैंने लिखा प्रिंटफ द सम इज परसेंटेज टी, और मैंने क्या किया, सम कर दिया, ठीक। कोई गलती इस कोड में किसी को दिख रही है? सेमीकोलन। गाइस कोई गलती इसमें? कहाँ पे? कहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है? प्रिंटफ में सेमीकोलन मिसिंग है, लेकिन कहाँ पे? सर 6th लाइन में लास्ट में। हेलो यस सर 6th लाइन में जहाँ पे आपने आवाज आ मार्कर रही है? लिखा हुआ है वहीं पे ही। यस सर अभी उस लाइन में क्या हो गया यार? कंपाइलेशन हुआ, रनिंग हुआ, द सम इज 100, ठीक है। तो ये एक एडिशन का प्रोग्राम था। अच्छा गाइस मेरे को एक चीज बताओ, ये कोड फोर्सेस में जो मैंने लिंक शेयर किया था वो सब यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? जो मैंने लिंक शेयर किया था सब यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या किसी ने खोला ही नहीं? खोला था। ठीक है, तो अपना होमवर्क और जो भी मैं, हाँ तो ये होता है कि जो भी नोट्स वगैरह है, जो भी मैं क्लास के टाइम कोड वोड कर रहा हूँ या जो, तो आप लोग को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग यहीं से कॉपी कर सकते हो अपने सिस्टम में या मोबाइल। ऐसा नहीं रहेगा कि हमें लिखना भी है और समझना भी है, तो काफी चीजें तो मैं यहीं पे शेयर कर देता हूँ, ठीक है। बट हाँ ये है कि ये पूरा चीज अपने उसमें सिस्टम में कहीं स्टोर कर लेना, बिकॉज ये सिर्फ 24 आवर्स के लिए ही रहता है, ठीक है। तो यार एडिशन का कोड तो मैंने लिख दिया, अब थोड़े फिर इस हिसाब से तुम्हारे लिए थोड़े से क्वेश्चंस और दे जाए। तो गाइज ये तुम लोग का पूरा होमवर्क रहेगा जो कि मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। numbers and
नंबर्स, और उसके बाद दो कोड और रहेंगे, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टू do the division of two numbers, और एक ये रहेगा, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यूज ऑफ टू नंबर्स। तो गाइस एक चीज देख लो, अराउंड 1 2 3 4 5 6 प्रोग्राम्स मैंने लिखे हैं, ये तुम लोग के होमवर्क रहेंगे। तो इसमें तुम्हारे को कहीं इन 6 क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ लो, बाद में फिर Swap दिक्कत वाले ना में हो। सर। और ये 6 स्वैप वाले में, तो स्वैप वाले में मैं क्या बोल रहा हूँ, ए की वैल्यू अगर मान लो 10 है, ठीक है, और बी की वैल्यू मान लो कि 20 है, तो एक ऐसा कोड लिखना है तुमको कि जो बी की वैल्यू हो वो 20 आए और ए की जो वैल्यू हो वो 10 आए, ठीक है। मैथ्स में स्वैप कैसे करते हो? मैथ्स में अगर तुम्हारे को स्वैपिंग करनी हो तो सोचो मैथ्स में कैसे करते हैं। थोड़ा सा सोचो, क्योंकि मैथ्स में हम लोग ने बहुत बार स्वैपिंग करी है, वैल्यूज को स्वैप किया है, ए की वैल्यू बी में डाली है, बी की वैल्यू ए में डाली है, माइंड से डाली है, लेकिन एक मेथड जो बचपन में हम लोग करते थे। तो थोड़ा सा सोचना है इसमें, इस क्वेश्चन, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है और ये सबसे मतलब अच्छा क्वेश्चन भी यही है। तो ये चीज का ध्यान रखना। और किसी को इस क्वेश्चन में एक तरीके से ये समझो कि यहाँ से तुमने स्टार्ट किया और जब प्रिंट कराने जाओ तो ऐसा आए, या फिर ठीक है, या फिर एंड में ऐसा है कि बी वेरिएबल की वैल्यू, अरे सॉरी सेम ही लिख दिया क्या मैंने, सॉरी मैम, सॉरी। अब जो पहले ए की वैल्यू थी वो बी में चली जाए और जो बी की वैल्यू थी वो ए में चली जाए, ठीक है, ये चीज होगी स्वैपिंग में। ठीक है सर। और किसी को किसी क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी है? मैं स्वैप वाले का तुम्हारे को नहीं बताऊंगा कि क्या मतलब वो है अभी के टाइम पे, कि नहीं बताऊंगा कि कैसे करना चाहिए या क्या है। एक बार तुम लोग खुद से ट्राई मारोगे और फिर जब मैं बताऊंगा आके तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ओके सर। ओके। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन के ऑपरेटर्स एक बार देख लेते हैं। तो सी में तुम जब जैसे ही प्लस लिखोगे वो एडिशन कर देगा, ए प्लस बी, मतलब ये दोनों वेरिएबल्स हैं, ए और बी, ऐसा समझ लो। सब्ट्रैक्शन के लिए ये, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार होता है, डिवीजन के लिए ये होता है बैकस्लैश, मॉड्यूलस ऑपरेटर ये वाला होता है, परसेंटेज वाला होता है, ठीक है। ये पांचों ऑपरेटर में मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। उसके बाद अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम लोग ये करेंगे प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो गाइस यार आज की क्लास अगर एक्सटेंड हो जाए 10-15 मिनट तो किसी को कोई दिक्कत होगी क्या? मैं पूछ ले रहा हूँ पहले ही, क्योंकि प्लस प्लस या माइनस, प्लस प्लस और माइनस माइनस, क्योंकि बिकॉज प्लस प्लस और माइनस माइनस थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज है। अगर आप मेरे ख्याल से 15-20 मिनट लग जाएंगे, तो अगर सारे लोग सही मतलब अग्री करते हैं तो मैं क्लास इंक्रीज करके ये पढ़ा देता हूँ, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर सकते हैं, जैसा बताओ। गाइस क्या करना है, आज की क्लास में करना है या फिर नेक्स्ट क्लास में करना है? प्लस प्लस और माइनस माइनस
क्या प्रिंस, मैं सुन नहीं पाया, सॉरी, क्या? करा दो सर अभी। बाकी सारे लोग अग्रीड है, अभी करा दूं? यस सर, करवा दो। करा दो सर। ये सर करा दो। चलो चलो, अच्छे बच्चे हो यार तुम लोग, जान ही ले लेते हो, सही है। चलो, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीजेस द इंटीजर वैल्यू बाय 1, डिक्रीमेंट ऑपरेटर 2। ये सब गया भाड़ में। देखो उसमें उसमें नहीं लिखना कि क्या है। यार ये सबसे पहले तो एक काम करो, ये अपने होमवर्क कॉपी कर लेना, मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, ऐसा करो। चैट में डाल देता हूँ सबसे पहले तो। चैट से कॉपी कर लूंगा, मुझे वो नहीं चाहिए कि है कि नहीं है फिर। और ये मैं सारे डिस्कस करूंगा होमवर्क, ठीक है? हाँ अभी चाहिए। तो यार a प्लस प्लस और प्लस a प्लस प्लस और a माइनस माइनस। तो जो प्लस प्लस होता है हमारा, प्लस प्लस को हम लोग कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और जो माइनस माइनस होता है उसको हम लोग कहते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है? अब होता क्या है कि देखो, इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो टाइप के होते हैं, एक प्री इंक्रीमेंट होता है, एक पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, ठीक है? प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। सबसे पहले बात, लिखा कैसे जाता है? तो प्री इंक्रीमेंट में प्लस प्लस ए होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट में ए प्लस प्लस होता है। होता है इसमें यही है कि जो भी ए का जो भी वैल्यू होगा उसमें उस वैल्यू में 1 प्लस हो जाएगा। तो मान लो फॉर एग्जांपल अगर ए का वैल्यू 12 होता, तो तुम अगर करते प्लस प्लस ए करते, तो ए का वैल्यू क्या हो जाता? 13 हो जाता। बस होता यही है, ठीक है? अब जो मेन दिक्कत आती है वो यहाँ पे आती है, प्री इंक्रीमेंट में और पोस्ट इंक्रीमेंट में। क्या दिक्कत आती है? तो यार प्री इंक्रीमेंट जब भी तुम्हारे को प्लस प्लस ए दिखे तो एक चीज बोलना, एक चीज, ये मतलब एक तरीके से मंत्र है जो याद कर लो। इस अगर ये याद रहेगा तो कभी भी इसके इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। मंत्र ये है, पहले वैल्यू इंक्रीज करो, फिर वैल्यू दो, ठीक है? प्री इंक्रीमेंट का मंत्र ये है, पहले वैल्यू इंक्रीज करो फिर वैल्यू दो, पहले वैल्यू बढ़ाओ उसके बाद वैल्यू दो, ठीक है? अब पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या है? पहले सर पोस्ट में इसको उल्टा हो जाएगा। दो, पहले वैल्यू दो उसके बाद बढ़ाओ, ठीक है? मेरे ख्याल से थ्योरेटिकल वाइज तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है? इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सबको थ्योरेटिकल वाइज क्लियर हो गया, राइट? मजा इसके क्वेश्चंस करने में आता है कि बैंड ही बच जाती है। मजा इसके क्वेश्चंस करने में आता है। और मैं तुम लोग की जब पोजीशन पे था, मेरे 10 क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे, 10 के 10 गलत थे मेरे जब मैं तुम लोग के पोजीशन पे था। तब मैंने ये जो मंत्र है ना, ये मैंने इजाद ही किया था उस टाइम, और तुम लोग को पता चलेगा कि ये कैसे यूज होता है। अभी ये मंत्र मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कैसे होता है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले। ऐसे कर लेते हैं, हाँ चलो, ये आसान क्वेश्चन है, चलो इस पे पहले फोकस कर। ठीक, चलो ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड कर दूं,
तो कोई मुझे बताना चाहेगा कि इस प्रिंटफ का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? मतलब यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए? ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, पहले मुझे ये बताओ। 1 2 2 होगी सर। 2 ए की वैल्यू, सर 1 वैल्यू ए की आएगी वैल्यू 1 होगी या 2 होगी? 2 अच्छा, One. तो एक एक बोल रहा है 1 होगी, और बी की क्या होगी? बी की क्या होगी? जो बोल रहा था 1 होगी ए की वैल्यू, वो बोल बी की वैल्यू क्या होगी? 1 1 1। सर सी की वैल्यू क्या होगी? सी की वैल्यू क्या होगी? सी की वैल्यू डिक्लेयर नहीं हुई सर। सी की वैल्यू डिक्लेयर क्यों नहीं हुई? नहीं हाँ हो गई सर, हो गई। सी सी की वैल्यू C की असाइन 2 तो हो गई ना, आएगी। देखो 5 नंबर लाइन पे सी की 2 3 आएगी। होगी सर, सी की वैल्यू अच्छा, 3। अब सी की वैल्यू 3 होगी, चलो ठीक है। अब भाई ये जिसका आंसर है वो अपना नाम भी बता दे। ये किसका आंसर है? मनमोहन। चलो मनमोहन, डरा मत करो। देखो अगर आप गलत भी बताओगे ना ब्रो, तो क्या होगा कि अभी तो सीख रहे हो ना, तो गलत ठीक है यार, जितना गलत बताओगे उतना ज्यादा सीखोगे। ये चीज याद रखना, जो चीज तुमने जिंदगी में गलत बोली होगी और जिसपे तुम्हें करेक्ट किया होगा किसी टीचर ने या दोस्त ने, तो वो तुम भूले नहीं होगे, वो तुम्हारी लाइफ टाइम याद रहती है। तो ज्यादा बेटर है कि गलत बताओ। अब यार एक बंदा बोल रहा था ए की वैल्यू 2 होगी, वो भी अपना आंसर बता दे। फिर उसके लिए बी की वैल्यू क्या होगी? सर बी की वैल्यू 2 होगी। 2 होगी। वैल्यू 2। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू? बी सर की ए वैल्यू की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू 2। ए की वैल्यू 1 होगी, बी की वैल्यू 2 होगी। अच्छा चलो, कब मतलब हमारे पास बहुत सारे आंसर आ रहे हैं। ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू होगी 2, सी की वैल्यू होगी किसका आंसर था भाई? दीपक। यार एक काम करो, हाँ हाँ भाई, तो तुम्हारा वैल्यू, सॉरी उसका वैल्यू क्या होगा? क्या सी का वैल्यू क्या था तुम्हारे लिए? 3। भाई चैट में यार एक काम करो, सारे लोग अपना चैट पे आंसर लिख दो यार, क्योंकि ऐसे मेरे समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। और शायद तुम्हारा कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम है या मेरे में है, मैं समझ नहीं पा रहा, तुम्हारा सी का वैल्यू नहीं समझ पा रहा हूँ। चैट में लिख दो यार, सारे लोग अपना चैट में आंसर लिख दो कम से कम। आई सी। गाइस मेरी वॉइस क्लियर है? गाइस मेरी वॉइस क्लियर है क्या? यस सर। अच्छा हाँ चलो, यही मैं कह रहा था। प्रिंस ने लिखा ये। चलो भाई, तो सिर्फ 3 ही लोग बोल रहे हैं, एक मनमोहन ने, तो 4 ही लोग वैल्यू दे रहे हैं। जाट भाई क्या हो गया, लिखो यार। और बाकी यश भाई आंसर लिखो यार। और कौन कौन है? 2 यश है हमारे पास। ये अरे राज भाई ने भी लिख दिया, A1 B1, जाट ने भी लिख दिया। अरे वाह, चलो चलो। जहां तक यार मेरी नॉलेज में बात है, कि मुझे लग रहा है कि तुम में से कोई भी सही नहीं है। एक ये हो सकता है, जय किशन को छोड़ के, जय किशन सही है, हो सकता है। बाकी A1 B1 B2 नहीं, एक ही यश भी सही है। तो ये मेरे ख्याल से जय और यश की वैल्यू सही है। देखते हैं कैसे, देखते हैं, बताया जाएगा। हनुमान भाई का तो लिखे रहने देते हैं। द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, देखें क्या वैल्यू आती है। 2 2 1, ठीक है।
2 2 1 और बेटर ये हटा देता हूँ, न्यू लाइन वाला थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। 2 1 2 सॉरी, आई थी मैं 2 2 1 बोल रहा था, सॉरी 2 1 2। तो क्यों आई वो वैल्यू? तो गाइज इसको करने का एक तरीका होता है। तो जब भी ये क्वेश्चन आया करे तो सबसे पहले तो जो ये मंत्र है ना, पहले वैल्यू इंक्रीज करो फिर वैल्यू दो, एंड पहले वैल्यू दो उसके बाद बढ़ाओ या इंक्रीज करो। तो ये मंत्र ध्यान रहना चाहिए उसके लिए। अब एक काम करते हैं क्या, चलो इसको ना हम लोग पार्ट्स में तोड़ लेते हैं इस पूरे को, ठीक है? तो यार मुझे अभी एक चीज बताओ, यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी? गाइज यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी अभी इस टाइम पे? a प्लस प्लस पे के टाइम पे a की वैल्यू क्या होगी? चैट में लिख रहे हो क्या? 2 होगी सर। 2 सर 1 होगी। 1 होगी। 1 इज द करेक्ट आंसर। 1 इज द करेक्ट आंसर। क्यों सर? क्योंकि इसमें तो पहले तो वैल्यू बात देंगे, तो- बाद में इंक्रीमेंट करेंगे। हाँ एग्जैक्टली तो ये मंत्र यही है कि पहले वैल्यू तो देनी है हमको, उसके बाद बढ़ानी है। तो मंत्र, हम लोग मंत्र को मानते हैं, तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 रहेगी। अच्छा अब ये बताओ कि जब ये प्लस पे पहुंच जाऊंगा मैं, तो प्लस पे तो एक तरीके से ऐसे समझो कि मेरी लाइन ही बदल गई। अभी a की वैल्यू क्या होगी? 2 अभी a की 2 होगी वैल्यू क्या सर। होगी? यार मैंने सर, एक्साइटमेंट अब में 2 लिख होगी। दिया, अब 2 होगी। बिकॉज अभी क्या है कि हमारी वो वाली लाइन ही बदल गई है। और यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी? 1 1 होगी वो तो। 1। हाँ तो अभी को वो क्या था? 1 प्लस 1 कितना हुआ? c की वैल्यू क्या हो गई? 2। 2 तो समझे कि 2 2 1 2 क्यों आया आंसर? ये समझ गए? ये क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। कौन बोल? सर इसमें a की वैल्यू हाँ, 3 नहीं हो बोलो। सकती? सर जो आपने पहले लिखा है ये- a की वैल्यू उसमें 3 नहीं होगी? कैसे होगी मेरे भाई, ये बता। सर क्योंकि एक तो आपने वैल्यू पहले दी है, जैसे a की वैल्यू 1 हाँ। है तो 1 आपने डिक्लेयर किया, उसके बाद में प्लस हुआ तो 2 हुई, फिर उसके आगे आपने अच्छा। प्लस का साइन लगा हुआ, प्लस का साइन लगाया हुआ है, और उसके बाद में आपने a लिखा हुआ है। B लिखा हुआ है वो। तो यार एक बात बताओ, मैथ्स में जब मैं तुमसे बोलता हूँ, sir. मैथ्स ऐसे समझो, मैथ्स में सम इज इक्वल टू 2 सॉरी सम इज इक्वल टू 2 प्लस 3 जब मैं बोलता हूँ, ऐसे मैथ्स में बोलता हूँ, ठीक है? तो सम की वैल्यू Yes, sir. 5 होती है कि 2 की वैल्यू 5 हो जाती है? तो ये सम बताओ की मुझे। वैल्यू 5 होगी। हाँ तो 2 की वैल्यू 5 कैसे हो जाएगी ये बताओ? 2 में क्यों 3 ऐड कर रहे हो? अल्टीमेटली जो पूरा एक्सप्रेशन है मेरे दोस्त, वो ऐसा ही लिखा हुआ है। ये हटा देता हूँ, ऐसे ये समझ गए ना? ये कंफ्यूजन रहता है बहुत लोगों को। अल्टीमेटली एक तरीके से ऐसा ही तो एक एक्सप्रेशन होगा जहां पे हमारा c क्या है? c हमारा एक तरीके से समझ लो कि सम हो गया, ठीक है? a समझ लो कि हमारा 2 हो गया फॉर अभी समझने के लिए, और b हमारा यहाँ पे समझ लो कि 3 हो गया, ठीक है? तो हो क्या रहा है इन द एंड?